Good morning, everyone. I hope audio is clear. Yes, sir. Okay. So fair enough. Start करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग है ना 3 सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द डिफरेंट सब सेल्स. ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में वो जिगजैग पैटर्न को भी देखा होगा. ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देख के आए होंगे तो दैट विल बी अ बेटर सिचुएशन. ठीक है, एनीवे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे 1s 2s है ना 2p इस तरह का एक ऑर्डर हमें याद होना चाहिए. ठीक है, तो ऑब्बो प्रिंसिपल क्या था? मिनिमम एनर्जी सब सेल जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेंगे. हंस रूल क्या था? एक एक इलेक्ट्रॉन सब को मिलना चाहिए, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगा. और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता. ठीक है, सो दीज आर द 3 सेट ऑफ रूल्स जो आपको अप्लाई करने हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम. ठीक है, तो सपोज वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेट्स से कैल्शियम. ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग देखना शुरू करते हैं. जैसे कैल्शियम है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर किस एटम का या किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है. जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया दे देगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑब्वियसली कितने होंगे? 20. तो अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1s2. ठीक है, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, देन वी हैव 4s2. नाउ यहाँ पे देखो 3s, 3p और 3d. 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो रहे हैं. उसका रीजन आपको मालूम है, क्योंकि 3d का एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू 4s. ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि लास्ट टाइम बताया था कि 4s और अगर 3d में एनर्जी कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्बो प्रिंसिपल से ये हो जाएगा 4 + 0 एंड दिस विल बी 3 + 2. तो ये वैल्यू 5 आएगा, ये वैल्यू 4 आएगा. आपको पता है कि 3d का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 4 और 6 10 हो गए, और यहाँ पे 4 और 6 10 हो गए, टोटल 20 हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर हम इस पर्टिकुलर कैल्शियम की बात करें तो ये जो लास्ट वाली सेल है इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आउटर मोस्ट है ये और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है. और इसके अगर आपको बोले कि क्वांटम नंबर बताइए, सो डेफिनेटली यहाँ पे 4s है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 4. उसके करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू देखो s ऑर्बिटल के लिए आपको याद ही करना है, वो 0 होता है. और m की वैल्यू, अगर l का वैल्यू 0 होता है तो m की वैल्यू 0 होगी, और s की वैल्यू इट मे बी ±1/2. ठीक है, सो दीज आर द क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपको ये सिचुएशन ना हो के यू हैव समथिंग लाइक दिस Ca+2, तो इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 20 नहीं होंगे, अब ये होंगे 18. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का 2 चार्ज है, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखाई देगा दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6. तो अगर हम देखें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, देखो ये आपका फर्स्ट सेल है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे n=1 वाला सेल. ये वाला आपका n=2 वाला सेल है, और दिस विल बी योर n=3 वाला सेल. तो जो छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं वो 2, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे भी 8 है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में Ca+2 है तो इस वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए.
So that will be a octet rule, right? So every atom try to complete their octets in order to get more stability. So that is the idea behind octet rule, ठीक है। और ये ऑक्टेट रूल का जो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो किसके रिलेटेड है, बेसिकली जो ग्रुप 18 वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 वाले जिनको हम लोग नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो कि रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस और इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उसमें ये देखा गया कि उन सब का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर नोबल गैस के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है, तो बाकी एलिमेंट का बिहेवियर भी उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑक्टेट रूल केम इनटू द पिक्चर, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। आगे बढ़ते हैं। सपोज यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेट्स से 23 एटॉमिक नंबर है आपके पास। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये वाले साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फे को नी पूजन, सो सम निमोनिक्स आर देयर, ठीक है। आप कहीं से भी इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से फेमस है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, मेटल्स होते हैं ये बेसिकली। ये है 21, दिस इज 22, दिस इज 23, और ये 24 है एटॉमिक नंबर, दिस इज 25, 26 एंड 27, 28, 29 एंड 30। तो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। अगर आपको 23 के बारे में लिखना है एटॉमिक नंबर, तो 23 इज वेनेडियम, वी, ठीक है। वी इज अ वेनेडियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now 4s will come and then we have 3d. So 4s2 and 3d3। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सभी जो एलिमेंट है 21 से लेके 30 में ये वाली चीज होगी कॉमन, ठीक है। ये वाली चीज क्या होगी? कॉमन। वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल ये वाला पार्ट होगा, दिस पोर्शन विल बी अ वेरिएबल, ठीक है। तो इस पोर्शन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखो ये वाला जो एटॉमिक नंबर है ये कितना हो रहा है? 18, ठीक है। तो ये टोटल 18 है, तो 18 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है? नोबेल गैस का होता है, ठीक है, आर्गन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्गन और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में प्लेस कर सकते हैं, एंड उसके बाद में यू कैन राइट 4s2 3d3, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेनेडियम। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो 2 और 3 है, और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपको हेल्प करेगा। जैसे स्कैंडियम का यू वांट टू राइट स्कैंडियम, सो यहाँ पे क्या है? 2 1। तो 2 1 है तो आप लिख सकते हैं आर्गन, और सामने 4s, उसके बाद में देखो 2 है पहले, तो यू कैन प्लेस 2 ओवर हियर एंड 3d1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सपोज यू वांट टू राइट 25, ठीक है, और जो कि मैंगनीज है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो Ar होगा। और उसके बाद में यू कैन राइट, देखो यहाँ पे 2 है पहले, तो फर्स्ट 2 लिखो, उसके बाद में 3d5, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे कब प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड orbitals are more stable than other configuration. Now what is the meaning of half filled? ठीक है, suppose you have s, तो s का मतलब अगर उसमें s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड है, p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हाफ फिल्ड है,
और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हाफ फिल्ड है, और एफ में 7 है तो हाफ फिल्ड है। तो इनको हम लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड, ठीक है। और व्हाट इज फुल फील्ड? तो फुल्ली फील्ड या फुल फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे? फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये होंगे एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, और डी के अंदर 10, और एफ के अंदर 14। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो डेफिनेटली ये फुल फील्ड है। तो स्टेबिलिटी जो है वो अपने को याद रखनी है कि स्टेबिलिटी, जैसे मान लो कि यू हैव D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन, D5, D6, D7, D8 और D9 और D10। इसमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो D10 होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको लिखना हो तो हमें लिखना होगा D10 सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में D5, उसके बाद में बाकी सबका नंबर आएगा, यानी कि अदर कॉन्फ़िगरेशन। अदर कॉन्फ़िगरेशन मतलब D1, D2, D3, ठीक है, D4, D6, D7, D8, D9, ये सब कुछ भी रख सकते हो आप। तो ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसके बाद में जैसे P की बात करें तो जो 6 वाला P6 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, P3 थोड़ा कम स्टेबल होगा, और बाद में बाकी लोगों का नंबर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर S की बात करें तो S में यहाँ पे 2 रहेगा और S में 1 रहेगा, बाकी तो कुछ पॉसिबल नहीं है इधर। और अगर F की बात करें तो F में 14 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर F में 7 वाला, और उसके बाद में बाकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सो लेट्स ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। सो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो हमने जो सीखा है उसे हम लिख सकते हैं कि आर्गन लिखेंगे आगे, और उसके बाद में 4s2 लिख सकते हैं और 3d4 लिख सकते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे D4 नहीं, इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, 4s1 3d5। तो अब इसमें क्या हो गया है कि ये जो 3d5 वाला ऑर्बिटल है दिस विल बिकम हाफ फील्ड। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्या हो गया है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड इज अ बेटर सिचुएशन। और ये एस वाला पार्ट भी क्या हो गया है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो हाफ फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लोग हाफ फील्ड है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाली सिचुएशन में, एक तो फुल फील्ड है बट दूसरा वाला है ना अदर कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाली कैसी सिचुएशन है, ये है अनस्टेबल सिचुएशन। सो अनस्टेबल सिचुएशन को हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं जब भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पूछा जाए तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कॉपर का पूछा जाए, कॉपर 29 होता है, और अगर हम लॉजिक से जाएं तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं आर्गन, और सामने लिखेंगे 4s2 3d9। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आर्गन यहाँ पे ऐसे रहेगा, देन दिस विल बी 4s1, दिस विल बिकम 4s1, ठीक है, 4s1 हो सकता है ये, और यहाँ पे 3d में 10 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन में ये हो गया है हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड थोड़ा सा ठीक स्टेबल होता है, और ये वाला हमारा हो गया फुल फील्ड। तो फुल फील्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब आपको एनसीईआरटी में क्या है, सबसे एंड में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में आपको पूरा अपेंडिक्स टाइप का बना के दिया है, वहां पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है। और जहां जहां पे एक्सेप्शंस होंगे, जिस इस तरह की कुछ चीजें चेंज होगी तो वहां पे स्टार लगा होगा या फिर कुछ मेंशन करके रखा होगा। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। सपोज अब क्या होता है, कई बार आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लोग पूछते हैं। तो आयंस का जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना होगा तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन +2 ले लेते हैं, ठीक है। तो
अगर हम लोग नॉर्मल आयरन की बात करें तो वो कितना होता है 26, और अगर ये 26 है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे और 4s का 2 लिखेंगे और 3d 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप हाफ फील्ड फुल फील्ड जैसा कुछ कर नहीं सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आयरन के केस में क्या होगा 4:3d6। अगर मुझे Fe+2 बनाना है, Fe+2, तो यहाँ पे तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 24 इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा ना, तो रिमूव मैं कहाँ से करूंगा, तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को जब भी हम रिमूव करते हैं, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी हमें ये काम करना होता है तो हम है ना आउटर मोस्ट वाले को यू निकालते हैं सबसे पहले। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो अगर मैं सोचूं कि आपसे पूछूं कि 4s और 3d में बाहर वाली सेल कौन सी है, विच वन विल बी आउटर मोस्ट, सो ऑब्वियसली 4s विल बी आउटर मोस्ट। ठीक है, ये होगी आपकी आउटर मोस्ट। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो ये हमारा फोर्थ सेल है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ सेल है, जबकि 3d कहाँ से बिलोंग करता है, ये थर्ड सेल है। तो थर्ड सेल तो इनर ऑर्बिटल हुई ना, इसलिए हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन लिखेंगे, 4s में 0 लिख देंगे और 3d में क्या लिख देंगे 6। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ये होगा 4s0 3d6। अगर आपसे पूछे कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के क्या लिखो, क्वांटम नंबर लिखो। ठीक है, तो व्हाट विल बी द क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe+2, तो आउटर मोस्ट कहाँ पर है 3d में, तो इस बार आपका आंसर आएगा n=3। l का वैल्यू d के लिए होता है 2, m का वैल्यू आप लिख सकते हैं +-2 +-1 और 0, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है, और s की वैल्यू ±½ इसमें से कुछ भी आएगा तो आपका वो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलते हैं वहां पे आपको वो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन दिखाई देगी। सो हाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू, देखिए सपोज वी हैव ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन है और इस तरफ लेट से नाइट्रोजन है वी हैव। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 और 2p4 होगा, और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2s2 और 2p3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन वाला कैसा है, ये वाला कन्फिग्रेशन कैसा है, हाफ फील्ड, ये हमारा हाफ फील्ड है। और जैसा कि मैंने बोला कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये वाला कन्फिग्रेशन कहता है ये अदर फॉर्म ऑफ कन्फिग्रेशन है, अदर देन हाफ और फुल, हाफ और फुल, हाफ और फुल के अलावा ये वाला कन्फिग्रेशन है P4। तो ऑब्वियसली दिस इज 2p4। सो अब क्या होगा, ये क्योंकि ये P4 जो है ना वो अदर कन्फिग्रेशन है, सो दिस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल कंपेयर टू P3। तो आयनाइजेशन एनर्जी आप समझिए, जो आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेटिव वैल्यू कंपेयर किया होगा जब आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स होता है। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, सो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा वो हमारा नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हेल्प अस। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में से निकालना is very difficult. We are supposed to supply more amount of energy in order to release electron from the nitrogen due to half filled extra stability, but in case of oxygen we have 2p4। तो 2p4 होने की वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना लिटिल बिट इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, पर वैसे आसान नहीं होता है, बिकॉज नॉन मेटल्स का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, नॉन मेटल्स आर जनरली electronegative in nature, therefore they are not going to lose electrons, they are actually have strong tendency to accept electrons।
सो रिमेंबर, बट मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूँ, रिलेटिव कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2p3। और इफ यू वांट टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ। ठीक है, सो ऑक्सीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो एक्चुअली में आप निकाल रहे हैं हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लिख लिख के देखना है और हर बार आपको वही क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर असाइन करके देखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला सीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस वाला सीन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थिंग कॉल्ड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये वाला टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट एनसीईआरटी में इसका कोई खास डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप कैसे हैं या वो किस तरह से दिखाई देते हैं स्पेस के अंदर, है ना। तो जनरली जब भी हम शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस की। स्पेस यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3D। ठीक है, सो बेसिकली जो भी न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ का जो रीजन है जहाँ पे सेल है, देन वी हैव सब सेल, देन वी हैव ऑर्बिटल्स। सो सेल एक बहुत बड़ा लाइक सर्कुलर पाथ जैसा रहेगा। इट मे बी मोर इलिप्टिकल। ठीक है, ज्यादा वो इलिप्टिकल रहता है रादर देन सर्कुलर। अब वो जो चीज है वो हमेशा क्वांटाइज रहती है। ठीक है, क्वांटाइज यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर अगर आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को खोज, यू हैव टू, इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली वो एनर्जी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से अगली वाली सेल में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। तो हमें सबसे पहले तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में देखना है एस ऑर्बिटल। तो ये एस ऑर्बिटल आपको कैसा दिखाई देता है? तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप का होता है। अब स्फेरिकल शेप है तो डेफिनेटली ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड यू हैव दिस इज जेड एक्सिस। तो स्फेरिकल में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है। तो सपोज ये हमारी रेडियस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो मैक्सिमम कब होगा? वो मैक्स होगा व्हेन आर अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि जो रेडियस ऑफ एस ऑर्बिटल है अगर वो जीरो को अप्रोच करेगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय साइन स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है साइन स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये ना ग्राफ दिया जाता है। ठीक है, कई बार आपको ऐसे ग्राफ दिया जाएगा, सपोज यू हैव 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल में आपको यहाँ पे देंगे साइन स्क्वायर एंड हियर यू हैव रेडियस। तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी, आप है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंटर पे सबसे ज्यादा मिलेगा तो धीरे 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 क्या होगा, जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, है ना, धीरे धीरे वो रिड्यूस होगा। लेकिन जीरो नहीं कहेंगे हम। ठीक है, जीरो कहना बहुत रिस्की रहेगा। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा वैल्यू। ठीक है, इस पार्ट में यहाँ पे लेट से मैक्सिमम है। और ये चीज धीरे 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 क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो इट विल डिक्रीज लाइक दिस, और ये फाइनली इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वाई एक्स एक्सिस ऑब्वियसली एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इस तरीके से ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। जब आपके पास में एस ऑर्बिटल होगा, बिकॉज एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने आपसे पूछा गया कि एक आर डैश पे प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से मैं एक आर डैश का सर्कुलर पाथ बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज आर डैश, ये हमारी आर डैश वाली रेडियस है।
और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, लेट से पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में प्रोबेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ओवर अ पॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ओवर पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल। तो सेंटर ऑफ ऑर्बिटल से अगर वो इक्वी डिस्टेंस है, तो क्योंकि स्फेरिकल जो होता है वो सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, सो वेन एवर वी हैव स्फीयर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। तो क्या होगा कि ए पॉइंट पे जितनी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन मिलने की, उतनी प्रोबेबिलिटी बी पे मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। नाउ साइन स्क्वायर विल टेल यू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। हमेशा याद रखना, ओवर अ पर्टिकुलर स्पेस और ओवर अ पर्टिकुलर रीजन, ये कोई एरिया नहीं होता है। साइन स्क्वायर इज नॉट अ एरिया, साइन स्क्वायर इज एक्चुअली अ वॉल्यूम, ठीक है, जहां पे ऐसा आपको वो रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सो दिस इज वन थिंग। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड नोड एंड नोडल प्लेन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड? This is very important. Node and we have a nodal plane. Nodal plane. So simple language में हम क्या कहेंगे, जो नोड का मतलब होता है वो मतलब होता है पॉइंट, एक पॉइंट वेर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो, ठीक है। यानी कि वहां पे है ना मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेगा नहीं, ऐसा है, ठीक है। और व्हाट इज नोडल प्लेन? ऑब्वियसली ये प्लेन होगा, प्लेन वेयर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, ठीक है। तो नोडल प्लेन वो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, और नोड वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ सपोज वी हैव एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में हमारे पास नोड्स हैं या है कि नहीं, ठीक है। तो नोड्स होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इज व्हाट स्फेरिकल इन शेप। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमारे पास ऐसे डार्क आता है एरिया, ठीक है, दिस इज अ डार्क एरिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ये कम हो जाता है, ठीक है, ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है, लेटर ऑन दिस विल बी रिड्यूस। सो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी बाद में कम होता जाएगा, न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होते हैं उसमें जनरली जो नोडल प्लेन होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो नोडल प्लेन क्या होता है यहाँ पे, इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है कि इन एस ऑर्बिटल नोडल प्लेन नहीं हो सकता, नोडल प्लेन एब्सेंट होता है, नोडल प्लेन इज एब्सेंट। अच्छा, तो क्या नोड होगा? तो नोड होते हैं एक्चुअली। नोड कैसे होते हैं? तो देखो 1s ऑर्बिटल है उसके अंदर तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर तो नहीं है। बट जब आप 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं, 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं, देखो 2s 3s इनका क्या होता है, साइज बड़ा होता है। तो जब साइज बड़ा होता है ना, तो हमारे पास एक नोड बनती है। जैसे मान लो कि लेट्स से यू हैव द साइज ऑफ, ये लेट्स से हम 3s ऑर्बिटल की बात करें, तो 3s ऑर्बिटल की इतनी बड़ी साइज है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा रीजन बनेगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि वो एरिया को मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। और देखो डायग्राम बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, पर आई एम ट्राइंग, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नोड रह सकता है। अब इस एरिया में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो हम इसको बोलेंगे नोड। लेकिन इस वाले नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले नोड को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड, ठीक है। रेडियल नोड, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग, मतलब रेडियल के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, ठीक है। अब देखो ये चीजें फील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप क्या करोगे, याद कर लोगे। देखो जो नोड होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नोड आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, और एक को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है।
एंगुलर नोड अगर आपको निकालने हैं तो आप है ना एल वैल्यू, जो भी आपका एज्यूमेथल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है ना वही आपका एंगुलर नोड है। और व्हाट इज रेडियल नोड? सो रेडियल नोड विल बी n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके रेडियल नोड है। सो दिस इज योर एंगुलर नोड। अगर आपसे पूछे कि टोटल नोड बताओ, टोटल नोड बताओ, क्या आ जाएगा आंसर? टोटल नोड आएगा n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। सो दिस विल कैंसल, सो आपको क्या मिलेगा? n माइनस वन। तो अगर आपके पास में कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो n माइनस वन से आपको क्या मिल जाएगा? नोड मिल जाएंगे टोटल। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नोडल प्लेन को निकालने का है? नहीं, नोडल प्लेन को निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, बस दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपको नीट और जेडब्ल्यू में मिल सकता है कि कितने नोडल प्लेन है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट सम एग्जांपल्स। अगर आपसे पूछे कि यू हैव 1s ऑर्बिटल, यू हैव 2s ऑर्बिटल, यू हैव 3s ऑर्बिटल, यू हैव 4s ऑर्बिटल, तो अगर मैं बात करूं एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड कितने आएंगे? ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि एल का वैल्यू जीरो है। नाउ व्हाट आर द रेडियल नोड्स? रेडियल नोड मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? सो ऑब्वियसली जीरो। ठीक है, तो टोटल नोड क्या होगा? टोटल नोड विल बी जीरो। तो 1s जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेट है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है वहाँ पे। सो ऑब्वियसली वहाँ पे नोड होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। नाउ अगर आप एंगुलर नोड की बात करेंगे, सो बेसिकली एंगुलर नोड वाज गिवन बाय एल वैल्यू। सो एल वैल्यू फॉर एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज जीरो। तो इस केस में भी आपको जीरो आंसर मिलेगा, इस केस में भी आपको जीरो आंसर मिलेगा, और इस केस में भी आपको जीरो आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे मैं जनरलाइज क्या कर सकता हूँ? मैं जनरलाइज ये कर सकता हूँ कि फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल्स एंगुलर नोड कितने होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, एंगुलर नोड क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द रेडियल नोड? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस वन। दिस इज रेडियल नोड। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, n की वैल्यू कितनी है? वन। वन में से l का वैल्यू कितना है? जीरो। वन माइनस जीरो, ठीक है, वन माइनस जीरो माइनस वन, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी जीरो। बट अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? टू माइनस जीरो माइनस वन, वी आर गेटिंग वन वैल्यू। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? थ्री माइनस जीरो माइनस वन, विच इज कमिंग आउट टू बी टू। और अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग चेक करूंगा, सो फोर माइनस जीरो माइनस वन, विच इज कमिंग आउट टू बी थ्री। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। सो I hope it is clear how to calculate angular node, how to calculate radial node. ये जो नोड है ना, यहाँ पे क्या होगा? probability of finding an electron will be zero. ठीक है, so try to figure out this graph. ठीक है, अब देखो वापस से जाते हैं और देखते हैं ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे लिए 2s के लिए कैसे बनेगा? ठीक है, तो बनाते हैं 2s के लिए। फॉर 2s यू हैव 2s ऑर्बिटल। अब 2s ऑर्बिटल का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, किसके लिए? यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है। आपको पता है कि अगर ये 2s ऑर्बिटल है तो भी ये कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और स्फेरिकल में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम होता है व्हेन आर की वैल्यू जीरो को टेंड करे। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब जीरो को टेंड करेगी तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। लेकिन क्या होता है 2s के केस में? एक रेडियल नोड आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल नोड, टोटल नोड इज इक्वल टू क्या होगा? n माइनस वन, और n माइनस वन में टू माइनस वन करूंगा तो वन मिलेगा। मुझे वन नोड है। नोड का मतलब क्या होता है कि वहां पे
जो साइन स्क्वायर का वैल्यू है वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो 0 को टेंड कैसे करता है देखिए। और देखो साइन स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। वो मैथ्स वालों को ज्यादा अच्छे से आइडिया होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करिए, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और एक एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको टच कर जाएगा, ठीक है। टच क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नोड है, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जीरो है। और उसके बाद में क्या होगा, हल्की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, इस तरीके से इंक्रीज होगी, और धीरे धीरे फिर और रेडियस का वैल्यू जब बढ़ेगा, सो दिस विल बिकम पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। सो जब एक बार ये टच करेगा ना, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 को टेंड कर रहा है। और साइन स्क्वायर का अगर वैल्यू 0 को टेंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। एक और डायग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, दिस और वर्सेस आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैक्टर यहाँ पे जुड़ गया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये जो 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू है, ये वैल्यू 0 होगी अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए। आर की वैल्यू 0 होगी, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम 0। तो अब ग्राफ जो है ना वो स्टार्ट ऐसे होगा, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो बढ़ेगा। तो अगर 2s के लिए ग्राफ बनाना है, सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। एक इसका नोड है, दैट्स वाई एक बार ये टच करेगा, और क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और फाइनली ये इस तरह से नीचे आएगा। अब क्योंकि ये ग्राफ एक बार टच कर रहा है तो ये एक बार आपको क्या बता रहा है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग वन नोड। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ऐसे ही आपको है ना पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के भी हम थोड़े थोड़े ग्राफ्स के बारे में आपको आइडिया देंगे, ठीक है। और शेप ऑफ ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आपको बॉन्ड्स कैसे बनेंगे तो शेप ऑफ ऑर्बिटल से ही आइडिया लगता है, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन।